नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस 2021 के लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट की जो ये सीरीज है, इसको हम जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यू रखेंगे। हफ्ते में कम से कम 2 आपको ये मिलते रहेंगे। इस मॉक टेस्ट को हमने आपकी देखने की सहूलियत के लिहाज से 50 क्वेश्चन का रखा है, क्योंकि आप लोगों का कहना होता है कि 150 क्वेश्चन की जो सीरीज है, उसको देखने में टाइम लगता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस सीरीज को हमारी कोशिश रहेगी कि 25 से 30 मिनट में समाप्त करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की यथोचित व्याख्या भी हम करेंगे, और ये जो प्रश्न है ये हमारी टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं, जो टेस्ट सीरीज को आप लोगों को देते हैं। उन टेस्ट सीरीज से लिए गए इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप इसको, ये मॉक टेस्ट फ्री में हम उपलब्ध कराते हैं हमारे ऐप पर। IAS प्रेप एकेडमी ऐप, ये सर्च कीजिए, वहां पे जाइए, यूपी पीसीएस 2021 मॉक टेस्ट ओपन करिए, और यहाँ पे वीडियो देखने के बाद वहां प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। शुरू के 1-2 टेस्ट ये प्रैक्टिस के लिए हम वहाँ पे आपको उपलब्ध कराएंगे कि वीडियो देखने के बाद। लेकिन उसका तरीका यही है कि आप वीडियो देखिए, फिर देखिए आपको कितना आया, है ना, आंसर आपको याद है कि नहीं। आप लोग तरीका सही से अपनाइए तो आसानी से आप एग्जाम अपना पास कर पाएंगे। ये कोशिशें इसलिए हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए अगर इन चीजों को फॉलो करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट से लिए जाएंगे, जो जीएस का सिलेबस है, करंट अफेयर सहित। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सोहगौरा किस जनपद में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सोहगौरा जो है एक ताम्र लेख और एक ताम्रपट्ट पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है, और उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, गोरखपुर जहाँ पे गोरखनाथ पीठ है, और वहाँ के अभी जो सीएम हमारे हैं वहीं से संबद्ध है। तो सोहगौरा नामक स्थान से ये प्राप्त हुए हैं, और सोहगौरा जो स्थित है ये कहाँ, गोरखपुर में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सोहगौरा का पुरास्थल भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रस्तुत करता है। पहला अभिलेख, पहला ये माना जाता है, जो मतलब प्राचीन लेखन कला जो है उसकी प्राचीनता को बताता है। हाइड्रोजन के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हाइड्रोजन का उपयोग गैसोलीन के उत्पादन में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति घी के निर्माण में होता है। वनस्पति घी वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। गैसोलीन में भी याद रखिएगा। और द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो द्रव हाइड्रोजन है इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और इस तरीके से इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो अमोनिया के उत्पादन में भी, हैबर विधि से जो अमोनिया का उत्पादन होता है, तो अमोनिया के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और रॉकेट ईंधन के रूप में ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और धातुओं को काटने और जोड़ने में भी किया जाता है। धातुएं जब काटी जाती हैं तो काटने और जोड़ने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये उपयोग है उसके, ध्यान रखिएगा। हम जो टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें ये सारी व्याख्याएं भी होती हैं। ब्रुकेशिया नाना क्या है। ब्रुकेशिया नाना, ब्रुकेशिया नाना जो है ये अभी मेडागास्कर में एक प्रजाति खोजी गई है, और ये प्रजाति है गिरगिट की। बी ऑप्शन 3 नंबर प्रश्न का सही है। और ये नर गिरगिट की लंबाई इसमें जो होती है वो 6 मिलीमीटर, और मादा गिरगिट की लंबाई ज्यादा होती है, 28.9 मिलीमीटर। तो मादा इसका बड़ा, नर छोटा होता है। और ये गिरगिट की प्रजाति है मेडागास्कर में, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर है, मेडागास्कर में है क्या, गिरगिट की प्रजाति है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस की तिथि को मनाया जाता है, और इसकी सही तिथि है 30 जनवरी। 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। और ये वैसे विश्व में जो कुष्ठ रोग दिवस है तो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में जो मनाया जाता है ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। तो विश्व का अगर आपसे पूछा जाए तो वो जनवरी का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें, लेकिन भारत में 30 जनवरी, और ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया। फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन, स्पेस से रिलेटेड है तो थोड़ा आप गेस भी कर सकते हैं, ये इसरो ने किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया गया, और इसमें क्वांटम की एन्क्रिप्टेड संकेतों का उपयोग करते हुए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रदर्शन किया, है ना।
और ये जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है, वहां पर ये प्रदर्शन किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने किया? आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो अशोक का कार्यकाल आया होगा। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया, जिसका आसानी से सब लोग पालन कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था, और ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था। मानवता के कल्याण के लिए उसने किया था। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम वाले इधर देखते रहे, इंग्लिश मीडियम। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें ये हम पीडीएफ अलग अलग दोनों देते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ एक साथ में नहीं कराना पड़ेगा, और साथ में ये इंग्लिश हिंदी का पेपर भी लैंग्वेज चेंज करके आप वहां से कर सकते हैं। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज होती है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे प्रिंट है। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो ये हुआ था, इसमें चितरंजन दास अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ये स्टेटमेंट भी एक बार आपसे पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, प्लेट विवर्तन की संकल्पना के अनुसार भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं, कहां पर घटित होती है? तो प्लेट जो विवर्तन की है वो कहती है कि रचनात्मक प्लेट सीमांत, विनाशात्मक प्लेट सीमांत और संरक्षी प्लेट सीमांत, इन सभी जगहों पर भूकंप की घटनाएं हो सकती है, हर जगह पे। लेकिन यहाँ पर जो विनाशात्मक प्लेट सीमांत है, वहां पर क्या होगा? ज्यादा है ना, संरक्षी पे सबसे कम होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप होगा हर जगह। यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ पे घटनाएं हो सकती है। हॉर्ज पर्वत कहाँ पर स्थित है? हॉर्ज पर्वत, हॉर्ज पर्वत यहाँ पे देश पूछा जा रहा है। जब आप इन सब प्रश्नों को देखें तो मैपिंग जरूर देखें। मैपिंग जो है वो आपके दिमाग में बिठा देती है, लेकिन ये मैपिंग का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन देखें तो उसके बाद उसी समय देखें। तो हॉर्ज पर्वत जो है जर्मनी में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सामान्यतः सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये जो अनुपात है उसको सागरीय लवणता कहा जाता है, ओसेनिक सैलिनिटी कहलाती है ये, है ना। और इसको कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। ये प्रतिशत नहीं है, ग्राम प्रति हजार में दिखाया जाता है। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा इससे प्रदर्शित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का जो आचार संहिता है उसको तैयार करना, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सलाह देना, विवादों की जांच के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति, और चुनाव के समय टिकटों का बंटवारा करना। टिकट का बंटवारा ये नहीं करेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य इसका नहीं है। ये जो पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं। डंपिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? डंपिंग, डंपिंग जो अगर रोकना है, जब डंपिंग का मतलब होता है किसी देश के द्वारा सस्ते दामों पर कोई सामान भर देना, जैसे चाइना अक्सर ये करता है। तो एक विधि है जीरोइंग मैथडोलॉजी, और ये अमेरिका द्वारा डंपिंग को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। अमेरिका अपने घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं के आयात को इसके माध्यम से नियंत्रित करता है। तो ये जीरोइंग मैथडोलॉजी जो है ये डंपिंग को रोकने के लिए प्रयुक्त होती है, यूएसए के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। नेत्र के किस भाग में अश्रुग्रंथियां होती हैं? जब आप रोते हैं और जब कोई भी घड़ियाली आंसू भी जैसे बहाता है तो ये कहाँ से निकलती है? अश्रुग्रंथियां कहाँ होती है? तो जो अपर पार्ट होता है आपके आई का, तो आंख के ऊपर वाले हिस्से में, ये आंख है तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें ऊपर वाले भाग में अश्रुग्रंथियां पाई जाती है। जिन तत्वों के भौतिक गुण एकदम भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो तत्व हैं उनको एलोट्रोप्स कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे भौतिक गुण भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण समान है। मान लीजिए एक ही आटे से रोटी बना दी जाए और एक ही आटे से पूड़ी बना दी जाए, पराठा बना दिया जाए, मैं उदाहरण बस दे रहा हूँ। तो रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण उनके अलग अलग हो जाए, इस तरीके से। राज्य के आकस्मिक कोष पर किसका अधिकार होता है? तो राज्य का जो आकस्मिक कोष है उस पर अधिकार, जैसे केंद्र वाले पे राष्ट्रपति का है ना, तो राज्य वाले पे किसका होता है? राज्यपाल का होता है। राज्य विधानसभा राज्य का आकस्मिक कोष स्थापित करती है, लेकिन अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का। राज्य सरकार को इस कोष में धन जो है आकस्मिक मिल सकता है, लेकिन
इसकी ऐसे व्यय की स्वीकृति विधानमंडल से लेनी अनिवार्य होती है और वो राज्यपाल का अधिकार होता है। अगला जो प्रश्न है, ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो ग्रैंड एनीकट ये कहीं बाहर नहीं है, खैर यहाँ पे सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं यही। ये इसको कल्लनई भी कहा जाता है, इसका जो लोकल नाम है वो कल्लनई है। और कल्लनई जो ये प्रणाली है, नहर प्रणाली, ये तमिलनाडु की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। ठीक है। और अभी ये चर्चा में ये रही है, ये मानी जाती है कि दुनिया की सबसे पुरानी जो जल विनियमन संरचना है उसमें इसको माना जाता है। वाटर रेगुलेशन स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड का सबसे पुराना है उसमें इसकी गिनती की जाती है, इस कारण से ये चर्चा में रही है। और अभी इसमें एक इसको क्या किया गया है, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए ओपन किया गया है। अगर हमारी आप टेस्ट सीरीज ऐसे प्रश्नों की ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट upsctarget.com को विजिट करें और आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ने को मिलता है और हमारी टेस्ट सीरीज के साथ में हम आपको देते हैं हर महीने के करंट अफेयर की पीडीएफ और साथ में हमारी जो मंथली मैगजीन है। उसके बाहर करंट अफेयर आपका कहीं नहीं पूछा जाता है। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप या upsctarget.com के माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, तियानवेन फर्स्ट प्रोब के बारे में सत्य कथन नहीं है। तियानवेन फर्स्ट प्रोब, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये चीन का है और ये पहला मंगल प्रोब है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। इससे पहले हुक्सिंग फर्स्ट नाम से जाना जाता था इसे, मतलब ये जो तियानवेन है इसका पहले नाम था हुक्सिंग फर्स्ट। और इस यान को चीन के चिजांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 5 मार्च को लॉन्च किया गया और इस अभियान के सफल होने पर चीन मंगल ग्रह पर सफलता यान लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन जाएगा। यहाँ पे आपको सत्य नहीं है बताना है, यानी असत्य बताना है। तो चीन जो बनेगा वो 5वां देश नहीं बनेगा, चीन जो बनेगा ऐसा लॉन्च करने वाला 3रा देश बनेगा, थर्ड कंट्री बनेगा, क्योंकि अभी यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका दो ही हैं जो ऐसे लैंडिंग कर पाए हैं। रूस आप कह सकते हैं, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, और यूएसए, तो ये 3रा बनेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है ना? इसको, इसका अंग्रेजी में नाम जो होगा फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, और ये स्थापित किया गया है चेन्नई में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई में इसको किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई में है, उसी के एक पार्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया है। मित्र योजना जिसकी घोषणा हाल में केंद्रीय बजट में की गई, किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल में केंद्रीय बजट का मतलब यह है कि जो अभी केंद्रीय बजट लेटेस्ट आया है। तो मित्र योजना जो रिलेटेड है वो संबंधित है कपड़ा, है ना, कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है, क्लॉथिंग से ये रिलेटेड है। और इसका उद्देश्य है प्रतिस्पर्धात्मक बनने में मदद करना, है ना। मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। क्या इसका फुल फॉर्म है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये योजना है टेक्सटाइल पार्क। अगला जो प्रश्न है, ईवर ग्रीन क्या है? ईवर गिवन जो हाल ही में खबरों में था, ईवर गिवन जो है ये कार्गो शिप है और ये स्वेज नहर में फंस गया था, मिस्र के पास ये स्वेज नहर में फंस गया था। सैकड़ों, मतलब जो मालवाहक जहाज थे उनकी लाइन लग गई थी सैकड़ों मील तक, क्योंकि ये आगे फंस गया तो पीछे वो सब खड़े हो गए, है ना। एशिया और यूरोप के बीच में एमवी एवरग्रीन ये माल लेके जा रहा था और स्वेज नहर में जहाँ पे संकीर्णता है वहां पे, मतलब जहाँ की कम चौड़ाई है और ये मानव निर्मित नहर है, तो सिनाई प्रायद्वीप से महाद्वीपीय अफ्रीका को ये विभाजित करती है, ध्यान रखिएगा, मैप में इसको देखिएगा। और ये वहीं पर फंस गया था, तो ये बहुत चर्चा में रहा था। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा, एलिफेंट, नालंदा, अजंता, खजुराहो। तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो अजंता प्रसिद्ध है। एलिफेंटा शैव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा शैव मंदिर के लिए, ठीक है ना। खजुराहो शैव और वैष्णव दोनों है, ये ध्यान रखिएगा, शैव प्लस वैष्णव यहाँ पर दोनों हो जाएगा। और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र है, ये बौद्ध के लिए। और अजंता जो है ये बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए है ना, बौद्ध गुफा मंदिर, ये शिक्षा केंद्र है, ये बौद्ध गुफा मंदिर, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये थे कणाद, है ना। परमाणु जो परिकल्पना है, परमाणु का परिकल्पना कणाद ने दिया था। कणाद सबसे पहले प्रपोज करने वाले थे एटॉमिक हाइपोथेसिस, है ना। और ये प्रमोटर थे किसके? वैशेषिक जो फिलॉसफी है, वैशेषिक दर्शन जो है उसके, और एटॉमिक थ्योरी इन्होंने अपनी फिलॉसफी ही बता दी थी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न डी। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है चिनकिलीज खान, है ना। इसका रियल नेम क्या था? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ये चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क जो था, यह हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? दूसरी बार, तो ये था त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन में ये सेकेंड टाइम बने थे, है ना। पहले हरिपुरा में बने थे, हरिपुरा सेशन में 1938 में हरिपुरा सेशन था ये वाला, 1938। और जो त्रिपुरी है ये 1939 में था, इसमें बने थे। ठीक है, और इन्होंने सीतारमैया को हराया था और प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के दूसरी बार। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रश्न संख्या 24 का। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने अपने शासन के परवर्ती काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी? रणजीत सिंह ने, तो एक ये आता है बटाई व्यवस्था, बटाई प्रणाली या बटाई सिस्टम। तो रणजीत सिंह ने इसको, ये शेयरिंग सिस्टम आप कह सकते हैं इसको, अंग्रेजी अगर इसकी करें तो ये शेयरिंग सिस्टम आप कर सकते हैं, शेयरिंग सिस्टम। तो शेयरिंग सिस्टम को अपनाया था इन्होंने, और इनके आय का सबसे मेजर सोर्स यही हुआ करता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जंगल महल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। जंगल महल ये वेस्ट बंगाल में है। ये प्रश्न कभी पूछा गया है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है, कोयला क्षेत्र और देश दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैच करिए आप। तो यहाँ पर देखिए डोनेश दिया हुआ है और कुटेश दिया हुआ है, लॉरेंस लंकाशायर दिया हुआ है, और ये एक सार क्षेत्र है, ये सार सार बेसिन जो है, सार ये क्षेत्र, स्थान का ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है। तो डोनेस्ट, कुनेट, लंकाशायर और सार। तो यहाँ पर एक भी स्थान आपको अगर पता हो, इसको करने का तरीका क्या होता है कि कोई भी एक स्थान आपको पता हो तो उसको सबसे पहले, जैसे सार जर्मनी आपको पता है तो डी का 1 कर लीजिए। अब चेक करिए, देखिए इसी से उत्तर निकल आया, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बाकी आपको पता है तो उसको मिलाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लंकाशायर जैसे यूके में है तो इसको 2 कर लीजिए। अब 2-1 से तो बिल्कुल क्लियर ही है। डोनेस्ट कहाँ है? यूक्रेन में है, तो यूक्रेन ये 4 हो जाएगा। और कुनेट जो है ये कहाँ पर है? कुनेट बेसिन ये आपकी रूस में है। तो 4-3-2-1 ये मिल गया। लेकिन कभी कभी एक से हो जाता है, ज्यादातर अब कठिन बनाया जाता है तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं या वायुमंडल में सूर्य की ओर ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है? तापमान क्या करेगा? डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? तो तापमान, हम सूरज के नजदीक जा रहे हैं लेकिन डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे हम सूरज को जानते हैं कि तो वो जो है सोर्स है एनर्जी का, ओनली सोर्स है ना। लेकिन डायरेक्टली इफेक्ट जो देखा जाए तो वो डायरेक्टली इफेक्ट जो सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है, इसके अलावा हमको पार्थिव विकिरण भी तो मिलता है जो जमीन से निकलता है, टेरेस्ट्रियल जो यहाँ से विकिरण हो रहा है वो भी तो हमको मिलता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे हमको गर्मी कम मिलेगी। अंगमी, एओ, चांग, कोनियाक, मरम किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसकी ये सब कास्ट है। सब कास्ट किसकी है ये? तो ये नागा की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, नागा की है। ठीक है, और ये जो जनजातियां हैं ये 16 नागा ट्राइब्स पाई जाती है ना। 16 जो नागा ट्राइब्स हैं वो 16 प्रकार की, उन्हीं में से ये है नाम। और भी होती हैं जैसे ये संगाटम है, तुत्सा है, सुमी है, वांचू है, होम है, पोचुरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख नहीं है, और पिछड़े वर्ग में उन समुदायों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। दूसरा तो सही है ना। क्रीमी लेयर की भी इसमें संकल्पना बाद में आई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पिछड़े थे वो आगे हो गए। तो भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख नहीं है, ये गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लास है, ये मेंशन किया गया है ना। और
ये ऐसा यहाँ पे नहीं कि पिछड़े वर्ग का उल्लेख नहीं, तो पहला गलत है, बी सही हो जाएगा। संविधान में है बैकवर्ड क्लास का जो है वो शब्द आता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? व्हिच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें जो भोजपुरी है वो नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, ये 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें, है ना। और 8वीं अनुसूची में 22, तो उसमें ये जो भोजपुरी है ये नहीं है, इसकी मांग अभी चल रही है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें महासंग्राम के नाम से अभी हमने लॉन्च किया है आरओ यारो का, और साथ साथ में यूपीपीसीएस का। आरओ का हिंदी का अलग से महासंग्राम चल रहा है, और यूपीपीसीएस का जीएस का, और आरओ का भी जीएस का महासंग्राम चल रहा है। तो आप उसको हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, इस मॉक टेस्ट को आप ऐप डाउनलोड करके आईएएस प्रेप एकेडमी, और वहाँ पे इसको आप टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपने कितना क्वेश्चन किया है। और अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको जरूर आप फॉलो करिए। वहाँ पे हम एग्जाम के समय बहुत सारे उपयोगी पीडीएफ आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? कल का डेली 30 प्रोग्राम इसी पर था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डाला था। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये बेसिक एजुकेशन के लिए 1985 की बात है। एक बेसिक एजुकेशन डायरेक्टरेट ये 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कल इस टॉपिक पे हमने डेली 30 किया है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है वो बहराइच में स्थित है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो आप कह सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। ये जो है ये अर्ध पौराणिक ये है, मतलब ये इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं धार्मिक भी जोड़ा जाता है इनसे। गजनबी सेना का ये मुखिया था, और सुल्तान महमूद का भांजा इसे कहा जाता है। और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह यहाँ पर स्थित है। और वो जो सोहेल देव थे, राजा सोहेल देव, इनसे इनका युद्ध हुआ था। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो 33 का बी हो जाएगा। विटामिन ए बी की खोज करने वाले कौन थे? तो ये थे मैकुलन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जरा बताना आप लोग कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलता है, बताइएगा। दांत निर्माण में किस महत्वपूर्ण खनिज का योगदान होता है? दांत निर्माण में, तो दांत निर्माण में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा योगदान कैल्शियम का। निर्माण की बात है तो कैल्शियम दांत निर्माण में, हृदय के पेशी संकुचन में, ब्लड जो कोagulation होता है, थक्का जमने, इन सब में इसका उपयोग होता है, योगदान होता है। तो आप दूध पीजिए इसके लिए, हरी सब्जियां खाइए। जो लोग अंडे खाते हैं अंडे खा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारी वस्तुओं का त्वरण हल्की वस्तुओं की अपेक्षा कम होता है। ऐसा क्यों होगा? जो त्वरण है वो भारी वस्तुओं का ज्यादा होगा, तो पहला तो गलत है। और ऊपर से गिराने पर भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, है ना। तो ऊपर से अगर गिराया जाए और निर्वात की स्थिति होगी तो क्या होगा? साथ में पहुंचेगी। और अगर निर्वात की स्थिति नहीं होगी तो कौन सी? भारी वस्तु पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, क्रेमंथोडियम इंडिकम प्रजाति का संबंध किससे है? तो क्रेमंथोडियम इंडिकम जो है ये किसकी प्रजाति है? एग्रीकल्चर से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो ये सूरजमुखी की प्रजाति है ना। और अभी ये करंट में चर्चा में थी। तवांग जिला पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर ये एक नई प्रजाति खोजी गई है। हिमालयन सूरजमुखी परिवार से संबंधित इसको बताया गया, और नाम इसका रखा गया क्रेमेंथोडियम इंडिकम। कहाँ पर खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पर जिला पड़ता है तवांग। तवांग में खोजी गई है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी झील विश्व में तैरती झील के नाम से विख्यात है? कौन सी झील है? तो ये लोकटेक झील जो है मणिपुर में पड़ती है ना, मणिपुर। तो मणिपुर की जो लोकटेक झील है इसको तैरती झील के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आपने नागर शैली के नाम बारे में नाम सुना है? तो नागर जो भुवनेश्वरपुरी, नागर, बेसर, द्रविड़। द्रविड़ सबसे दक्षिण में जब आप जाएंगे वहां मिलेगी, बेसर बीच में, नागर उत्तर वाला। तो उत्तर वाला एरिया ये जो उड़ीसा का एरिया है, मतलब हम जो उड़ीसा से शुरू करके तो 3 क्रम हम बनाएंगे। तो ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है ना। और ये बेसर शैली में है। और इसी में जैसे लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर, तो कोणार्क मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर भी इसको बोलते हैं। तो ये भी सब नागर शैली में ही बने हैं। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है और जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का,
ये भी सब नागर शैली में ही निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमन्नार समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? राजमन्नार समिति, तो राजमन्नार समिति केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों से संबंधित थी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राज्यों की स्वायत्तता को इसमें प्रमुखता दी गई थी। न्यायपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो संबंध है उनको शामिल किया गया था, इसके अंतर्गत जो सिफारिशें दी गई थी। अगला जो प्रश्न है, फ्लिंट कांच का उपयोग किसमें होता है? फ्लिंट कांच, तो फ्लिंट कांच जो है ये दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे आदि के जो लेंस बनाए जाते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप्स में, है ना, बाइनोकुलर्स जो होते हैं, कैमरास जो होते हैं, उनके उसमें लेंस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, महंगे उपकरण बनाने में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। लास्ट ईयर जो हमारे टेस्ट सीरीज का एनरोलमेंट और सक्सेस रेट था वो मैं आपको बताऊं, ये करीब था 78 से 79% के बीच में। जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनका प्रीलिम्स पास हुआ था। कारण उसका ये था कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए जो हम देते हैं वो लगभग एग्जामिनेशन हॉल में जो आपसे पूछे जाते हैं वैसे होते हैं, है ना। बाकी आपको बहुत प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, लेकिन उसमें इसमें यही अंतर है कि हमारा पैटर्न बिल्कुल यूपीएससी सिलेबस पर और उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित होता है जैसा वहां पूछा जाता है। आप खुद देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज में रहते हैं कि डायरेक्टली आपको वहां पर मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का संरचनात्मक कारक नहीं है? कौन सा ऐसा नहीं है? संरचनात्मक कारक जो, जैसे आप कह सकते हैं तकनीकी उपकरण, कृषि शोध पद्धतियां, ये जो है विज्ञान आधारित निवेश, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं, है ना। तो ऐसे मतलब संरचनात्मक कारक जैसे आप क्या कहेंगे, जैसे जो आधुनिकता और उत्पादन को बढ़ाने वाली जितनी भी तकनीक है ये सब आती है। तो आधुनिकता उत्पादन को बढ़ाने वाली तकनीक है, शोध है, ये सब इसमें आ जाएंगे, है ना। विज्ञान आधारित जो निवेश है ये इसमें आ जाएगा। लेकिन जो भूमि का पुनर्वितरण है ये संरचनात्मक कारक नहीं होता है, ठीक है। भूमि का पुनर्वितरण ये संरचनात्मक कारक थोड़ी ना होगा। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। आबू दरिया नदी का संबंध किस देश से नहीं है? तो आबू दरिया जो नदी है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पर बहती है, ये 3 जगह पर, लेकिन यहाँ पर ये किर्गिस्तान में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, है ना। पामीर पर्वतमाला में एक जोरकुल सरोवर है, तो जोरकुल सरोवर से निकलती है, जोरकुल से निकलती है और यह है कहाँ? पामीर में। पामीर की घाट आप सुनते हैं, तो पामीर नदी इसका नाम वहां पे रहता भी है, पामीर नदी। फिर आगे जो चलती है तो वाखान नदी के साथ ये संगम करती है और उसके बाद में उसका नाम पंच नदी हो जाता है। फिर अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा पर जब ये पहुंचती है तो वहां पर तजाकिस्तान के दक्षिण की ओर जब ये बहेगी तो उसका फिर बक्स नदी और पंच नदी का विलय होता है। फिर आगे ये आमू दरिया कहलाती है, आमू दरिया। फिर एक ऐसे सर दरिया भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार सजाएं। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो दिया है। गांधी इरविन समझौता, राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और राजगुरु को फांसी। तो ये जो घटनाएं हैं, अब इसको डेट आपको जाननी पड़ेगी। तो ये तो 1929 दिया ही है। जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931, यहाँ पर नोट कर लीजिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये कब हुआ था? ये दिसंबर 1931 में हुआ था, दिसंबर 1931 को हुआ था, दिसंबर 1931, ठीक है, दिसंबर 1931। लेकिन ये जो राजगुरु को फांसी है ये 23 मार्च को हुई थी, 1931 में ही हुई थी। ये सारी 1931 की घटनाएं ये तीनों है। तो 1, 2, 4, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको किस नाम से जानते हैं? EBRD। तो EBRD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में, है ना। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1990 में एक संधि की गई थी, उसी के तहत 15 अप्रैल 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। 1991 में यह स्थापित हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट तब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन्स हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि विकास का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रदूषण उत्पन्न करती है और वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की। एक केवल सत्य है इसमें, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है प्रदूषण उत्पन्न करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर अगर हनीमैन दिया होता, हनीमैन चौराहा लखनऊ में है, तो हनीमैन अगर दिया होता तो ये सही होता है। हनीमैन ने क्या किया था, 12 फरवरी 1809 को ये जन्मे थे, ब्रिटिश पर्यावरणवादी थे। तो इन्होंने, पर्यावरण विज्ञानी थे ये, इन्होंने स्थापना, मतलब ये संस्थापक माने जाते हैं होम्योपैथी के। और विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, हनीमैन ने ही। और कार्बन मोनोऑक्साइड वाली बात तो यहाँ पे सही है। और यहाँ पर जो है ये वास्को डी गामा जो है, ये अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की थी। वास्को डी गामा भारत यात्रा पे आया था, केप ऑफ गुड होप से लेकर ये समुद्री मार्ग इसने की यात्रा की थी और समुद्री मार्गों की खोज की थी, है ना। पुर्तगाली अन्वेषक था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलंबस हो जाएगा। कितना सिंपल प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। रक्त प्लाविका, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जो ये रक्त प्लाविका या प्लाज्मा है, इसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और फाइब्रिनोजन की रचना जो होती है वो धागे के जाल के समान, एक जाल बन जाता है इसमें, ऐसे जाल, जाल नुमा ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा गुलाबी और लाल रंग की चमकदार धातु है, और तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी और लाल रंग की चमकदार है, सही है। अब मुक्त और संयुक्त दोनों, फ्री एंड कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तांबा के जो अयस्क हैं, जैसे कॉपर पायराइट है, कॉपर ग्लास है, क्यूप्राइट है, मेगालाइट है ना। तो ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। अंतिम प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आप रोज प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कितना भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। और आप अगर ऐसे प्रैक्टिस से चाहते हैं तो कहीं से भी आप लीजिए, हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, हमारी टीम की तरफ से मैसेज है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307281212 पर। और ये ऐप आप जरूर डाउनलोड करिए, IAS प्रेप एकेडमी। और ये वेबसाइट हमारी है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लैपटॉप पे भी आप ओपन करके एक्सेस करके दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पश्चिम बिहार और जिला, समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पहला तो ये बिल्कुल सही है। लाख बहौसी पश्चिम बिहार कन्नौज, ये भी सही है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? जाहिर सी बात है, बखीरा पश्चिम बिहार, ये गोंडा में नहीं है क्योंकि ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में ये है। तो ये, यही डी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप अपना इसमें स्कोर शेयर करें कि कितना आपका स्कोर है, और उसके बाद में आप देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आप हमारी वेबसाइट upsctarget.com और हमारा ऐप IAS प्रेप एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें। हमारा बैच चल रहा है फुल कोर्स का भी, अगर उसमें आपको एनरोलमेंट कराना है तो आप हम दिए गए नंबर 6307281212 पर मैसेज करें। उसमें पूरा कोर्स आपको वीडियो फॉर्म में भी मिलता है, और साथ में हम उसमें आपको टेस्ट भी और नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच।